हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता था कि हम लगातार अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश चलते जा रहे हैं। आज हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, चलिए उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, यूज द कनेक्शन यू फाउंड to find the coordinates of B given that M is the midpoint of A and B। ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, A, M, B। M जो है A और B का मिड पॉइंट है, तो इससे आपसे कहा गया कि जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। क्या कनेक्शन फिट होता है वो आप समझिए और उसकी हेल्प से आपको B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सर हमारे पास जो है M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन है, क्या गिवन है, गिवन M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M is the midpoint of, M is the midpoint of A and B। हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स है A एंड B, इन दोनों का M क्या है, मिड पॉइंट। देखो भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में बताया था, डिस्टेंस निकालनी होगी हमें, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेगी, अगर उनकी डिस्टेंस इक्वल आती है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट M इज द मिड पॉइंट। हमें सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, ये सब कुछ करने के बाद हमें भाई कोऑर्डिनेट्स बताने, जो इन्फॉर्मेशन अभी हमें गिवन है सिर्फ उसी को मेंशन कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। M के क्या कोऑर्डिनेट्स दिए गए माय डियर स्टूडेंट्स, -7, 1। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। ये तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बताइए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्वेश्चन में दिया गया ए के कोऑर्डिनेट्स 3, एंड -4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y, यानी कि हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। चलो भाई, ये तो हमें समझ में आया कि ये निकालना है। देखो भाई, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, 1, 2, 3। अब हमें क्या निकालना, पहले आप AM निकालेंगे, फिर आप MB निकालेंगे। अगर MB निकालेंगे, अगर इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल आ गई तो हम कर देंगे कि अगर मिड पॉइंट है तो हम इन दोनों की डिस्टेंस को इक्वल करेंगे। तो चलिए भाई, पहले हमें डिस्टेंस निकालनी ये है, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ AM क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ भाई, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो माय डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट हमारे x1 by1 होंगे, M के कोऑर्डिनेट हमारे x2 by2 होंगे। तो ये है x2 by2, ये है x1 by1। x2 क्या है, -7, माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 आ गया, तो यहाँ करली ब्रैकेट यूज करेंगे हम, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट, क्या होगा, इनका एडिशन हो जाएगा, माइनस और माइनस है, तो माइनस का 7 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 10, प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो प्लस का 4 है, प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं, 5 का होल स्क्वायर आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आया, एंड 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आया। फाइनली हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो √125 आ गई। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस ऑफ AM कितने निकल के आ गई, डिस्टेंस ऑफ AM हमारे पास निकल के आई है √125। तो इसे आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आई बात, हो गया। चलिए भाई, अब आप यहां देखिएगा साइड में, अब हम यहां से निकालेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ MB। डिस्टेंस ऑफ MB क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ M1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, M के कोऑर्डिनेट्स x1 by1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 by2 हो जाएंगे। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो कैसा हो जाएगा, स्टेप क्या आएगा, x2 का मतलब x माइनस 3, नो 7 आएगा,
माइनस का 7 है, एक्स माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस, एंड इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई ये अब इसे हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, थोड़ा और स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, x माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया, प्लस हो गया तो प्लस का 7, x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया माइनस स्क्वायर। अब इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो इसे हम इतना ही रहने दें। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेकेंड। भाई हमें पता है कि एम हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो हमारे बताइए इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस, ए एम की डिस्टेंस बी एम एम बी की इक्वल होनी चाहिए कि नहीं ना। हाँ, अब आप लोग पहले इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है। फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो भाई स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं। देखो भाई दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अगर कोई उनका मिड पॉइंट है तो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, √125 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई ये स्टेप आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 125 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कि कैलकुलेशन टफ होती जाएगी। इसीलिए अब हमें थोड़ा नया अप्रोच यहाँ से फॉलो करना है। अप्रोच हमारा क्या है, हमें पता है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अगर ए इसका मिड पॉइंट है तो हम इसकी डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, नहीं कैसे निकालेंगे वो देखो भाई। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस m is the midpoint of A and B from यहाँ क्या लिखेंगे, then the distance from x coordinates। अरे भाई ये हमारा ठीक है, आपने कहा सर मिड पॉइंट है, लेकिन इसके x कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस कितनी होगी, आप हमें वो बताइए। जो हमारा मिड पॉइंट है वहां से x कोऑर्डिनेट्स पर उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नीचे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम। अब हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ओनली x कोऑर्डिनेट्स। देखो भाई यहाँ लिखा क्या है, ओनली x कोऑर्डिनेट लिखा है, तो x कोऑर्डिनेट लिखा है, हमारा फोकस ओनली x कोऑर्डिनेट्स पे रहेगा, दैट्स इट। तो देखो भाई यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट a से m तक जा रहे हैं, यहाँ कितना दिया है -1 और ये कितना दिया है -7। भाई a से m तक जा रहे हैं, x कोऑर्डिनेट से कहाँ, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी हो गई। भाई समझना मैं कैसे बता रहा हूँ, ये देखो भाई यहाँ आपका -7 है और यहाँ 0.3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी कि नहीं। अब 10 कैसे होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, -7 -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10। भाई यहाँ से काउंट कर रहे हैं, m से यहाँ तक, भाई हमें मिड पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये हमारी कितनी निकल गई, -10। डिस्टेंस फ्रॉम m टू b, m से b तक की डिस्टेंस निकाली। अब m पे पहुंच गए, m के बाद ही तो b आएगा, तो m तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, -10 हो गई। भाई एक की डिस्टेंस देखो, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास a है, ये है b, ये है m। यहाँ a के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास -3 और -7, ठीक है। तो हम जब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इनके बीच की डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस -10 है, कितनी है, -10।
अब जितनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की है, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है, ए की कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस है -7, तो इस पॉइंट्स की डिस्टेंस थी -7। तो बताओ भाई ये वाला पॉइंट भी तो -7 दूरी पर होगा कि नहीं, इससे यहाँ से दूर होगा। तो हमने क्या किया, इस 10 से आगे जो डिस्टेंस थी 10 आ गई, इसमें हम क्या करेंगे, इस -7 को ऐड कर देंगे तभी तो बी तक पहुँचेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, -17 आ गई। यानी कि जो बी का एक कोऑर्डिनेट्स होगा वो -17 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ बताइए पहले आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं, चलो भाई नीचे देखिएगा क्या है, नीचे हमें फिर से क्या लिखाना है, फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट्स। अब हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस तो निकाल ली, अब हम वाई कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट्स से डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, तो बताइए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम। अब वाई कोऑर्डिनेट्स देखेंगे ओनली, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम, बाई कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस मेजर करें। बाई कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस देखो, यहाँ 1 है, यहाँ -4, इनको ऐड करेंगे तो 1 माइनस माइनस का 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना हो गया, 5 आ गई, 5 आ गई। अब ऐसे ही डिस्टेंस फिर निकालेंगे कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम एम टू बी, एम से बी तक की डिस्टेंस। अब यहाँ 5 आ गई, बाई कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, एम का 1 दिया है, उसमें ऐड कर देंगे, 5 + 1 कितना आ गया, 6। तो यानी कि हमारे पास फाइनल जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो देखिए आप। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर आया है क्या, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, क्या लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू -17,6। हाईएस्ट डिस्टेंस बी पॉइंट की हमारी कितनी आई, -17 आई, और यहाँ बाई कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस कितनी आई, 6। एक्स कोऑर्डिनेट की टोटल डिस्टेंस ए से बी तक में हमारी -17 हुई और बाई कोऑर्डिनेट में 6 हो रही, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। अब आप लोग कह रहे होगे सर यहाँ से तो हमें कुछ समझ में आया नहीं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हमने मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करते हुए उनके बीच की डिस्टेंस निकाली है, जिसे अभी आपके चैप्टर्स में बताया नहीं गया था। यानी कि मैं कहूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम का क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई भी इसके बारे में आइडेंटिटी नहीं है, ना ही इसका कोई इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसीलिए अगर मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाता डायरेक्टली तो आप लोगों को थोड़ा अलग लगता, आप कहते सर ये पता नहीं कहाँ से नई चीज़ लगा दी आपने। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरे मेथड से आप इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करते, बड़े आसानी से आप बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको सेकंड मेथड। मिड पॉइंट थ्योरम हम ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं, जो ICSE बोर्ड की बुक्स होती है ना उनमें हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे CBSE में। तो सेकंड मेथड की बात करते हैं हम। सेकंड मेथड है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि आपको क्या करने, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जिस भी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं वो निकल के आ जाएगा। तो देखो भाई मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा मिड पॉइंट क्या था, m था। m के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए, तो हम यहाँ लिखेंगे -7 -7, 1 इज इक्वल टू x1 x2 क्या है, यानी कि x वाले कोऑर्डिनेट सेट करेंगे यहाँ पे, x1 x2 3 + x अपॉन में 2 कॉमा नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y1/2 -4 + y अपॉन में 2। भाई हमने पढ़ा था स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली क्लास में पढ़ा था कि सर जब भी कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो नाउ अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, तो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू -7। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3 + x इज इक्वल
2 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 7 जा 14, 3 को साइड ले जाएंगे, x इज इक्वल टू -14 -3, x की वैल्यू कितनी आ गई -17। तो यानी कि हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा b का वो -17 आ गया। एंड इसी में आगे देखेंगे भाई यहाँ पे एंड, फिर क्या करेंगे, बाई कोऑर्डिनेट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस बाय अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस का, यस इस 2 का इसके साथ क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 प्लस बाई 1 2 बन जा 2, -4 को साइड ट्रांसपोजिशन कराएंगे, ट्रांसपोजिशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, कितनी आ गई 6, यानी कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट b का कितना निकला -17, y का कितना निकला, तो हमें यहाँ क्या देंगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू -17 और b की वैल्यू +6। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है। अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम्स यूज करते माय डियर स्टूडेंट तो इतने सी जगह में आप इतने सी स्टेप्स में क्वेश्चन ला सकते थे, लेकिन हमारे इस बुक्स में एनसीईआरटी में इसके मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ सेकंड मेथड के फॉर्म में आपको बताया है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो फटाफट से माय डियर स्टूडेंट्स बेहिचक बिना डरे आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आप लोग फटाफट से इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रिप्रेजेंट है। पढ़िए, समझिए और बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आखिर सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, प्लीज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट लेट p, q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। हमारे पास एक ट्राइसेक्शन है, उसके मिड पॉइंट जो हैं वो p और q हैं। ये हमारा यहाँ तक का मतलब हुआ। ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ p क्लोजर टू ए, जो p पॉइंट्स है वो a के नियरेस्ट है, एंड q क्लोजर टू b, और जो q है वो b के नियरेस्ट है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ, आप अपनी नॉलेज को यूज करिए और बताइए हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। जो सेगमेंट है उसके आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, एंड हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, आप p और q की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट आगे पूछा है डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर, आपको इस सिचुएशन में, इस केस में आपको ये पॉइंट्स यूज करने हैं, जबकि आपको a और b के पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है सिंपल सी भाषा में कि आप p और जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, q मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, p और q के आपको मिड पॉइंट्स निकालने। तो हमारे सामने इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन हम सबसे पहले वो तरीका यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में जानना जरूरी है। पहला है कि ट्राइसेक्शन क्या होता है, दूसरा मिड पॉइंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं ट्राइसेक्शन आखिर होता है क्या है। सॉल्यूशन देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें एक लाइन ड्रॉ की मैंने, दिस वन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट हो गया स्टार्टिंग ए, और ये लास्ट में हमारा एक पॉइंट हो गया बी। ये एक लाइन है, इस लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं, पहला है ए दूसरा है बी। समझ में आई बात। अब इसी लाइन को हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि जो लाइन थी, एक लाइन थी, उस लाइन के 3 सेगमेंट हुए। कितने सेगमेंट हुए, 3 सेगमेंट हुए, इसीलिए इसका नाम हमने रखा ट्राई सेगमेंट। क्या कहा, ट्राई सेगमेंट, ट्राइसेक्शन का। अब 3 पॉइंट्स कैसे बनेंगे, सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट्स, 3 ट्राइसेक्शन तभी बनेंगे जब हमारे पास 2 मिड पॉइंट होंगे। क्या होंगे, 2 मिड पॉइंट होंगे। जैसे समझो एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है, अब आपसे कहा है इसके आपको इसके अंदर 3 बॉक्स बनाने हैं। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींची तो 2 बॉक्स बने, एक लाइन और खींचेंगे तो 3 बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स बन गए कि नहीं। ठीक इसी तरीके से हमें ये समझ में आया कि सर हमें जब 3 बॉक्स बनाने थे तो 2 हमें मिड पॉइंट, 2 लाइनें खींचनी पड़ी। ठीक इसी तरीके से अगर हमें इस डायग्राम में 3 सेगमेंट बनाने हैं तो हमें 2 मिड पॉइंट लेने होंगे। अब कौन सा मिड पॉइंट कहाँ लेना है, तो क्वेश्चन ने कहा है साफ साफ, क्या कहा, P क्लोजर टू A, यानी कि A के नियरेस्ट आपको क्या लेना है, P लेना है। क्या लेना है, E के नियरेस्ट P लेना है।
हमने ए के नियरेस्ट एक पॉइंट ले लिया P। अब आपसे आगे क्या कहा, दूसरा पॉइंट का है Q क्लोजर टू B। B को आपको Q को जो है B के नियरेस्ट लेना है, यानी कि जो अगला पॉइंट आएगा वो आपका यहाँ इस तरह आने वाला है। ये हमारा क्या गया, Q आ गया। चलो ये हमारा एक डायग्राम बन गया, जो क्वेश्चन में आपको बनाना भी है आंसर में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम बन गया जो आपसे पूछा गया। चलिए अब हम क्या लिखते हैं, तो हमें दिया है ट्राई सेक्शन ए बी P and Q divides the line in three segments। कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया कि नहीं। देखो भाई 1 2 3 सेगमेंट्स, भाई सेगमेंट्स क्या होती हैं, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, इसे लाइन सेगमेंट ही तो कहते हैं। तो ये हमने हमारे जो 2 पॉइंट्स थे पी क्यू, इन्होंने उस लाइन को 3 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बताओ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने हैं, आपने कहा सर ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमें, कहाँ गए ए के कोऑर्डिनेट्स, ये हैं 4,7 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे बताओ। हाँ, अपना जो चीज़ आपको आती है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप किया करो, उससे ये रहता है ना कि हमें भी ये पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग उसे सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है वो आप सीख रहे हैं। तो आप भी एक एक्टिव मोड में रहा करो, ऐसा नहीं कि नहीं सर जी पढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं बस हम सीख जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको जब हम कुछ पूछें तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप दिया करो, उससे हमें भी एक क्यूरियोसिटी होती है, बताओ भाई बच्चों को ये चीज़ तो आती है, सीख रहे हैं, चलो हम कुछ नया सिखाएंगे। आप लोग कोई कमेंट्स नहीं करते तो हमें ये पता नहीं चलता चीज़ें हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, अगर आ रही हैं तो कितनी आ रही हैं। भाई कोई भी चीज़ आप तब अच्छे से समझ सकते हैं जब आप समझाने वाले को बता पाएंगे हमें ये चीज़ यहाँ तक समझ में यहाँ तक नहीं है, ठीक है। मैं आम भाषा में कहूँ कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छी चीज़ें तभी सिखा पाऊँगा, आपको वो सारे आउटपुट्स तभी दे पाऊँगा जब आपके अंदर कोई भी डाउट्स रहता है आप उस डाउट को पूछेंगे। जब आपका कोई डाउट्स आता है तो हमें समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चों को इस चीज़ को हमें इस तरीके से नहीं ऐसे बताना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट समझ सकें। तो कमेंट क्या करो भाई। चलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आ गए, अब हमारे पास किसी और चीज़ के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है, तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो हम मान लेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोई बात नहीं है क्योंकि हमें इनकी तो वैल्यू निकालनी है तो कोऑर्डिनेट्स मानना होगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमने मान लिया कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1। चलो भाई तो सर हमें क्या करना है, एंड हमने लेट किए क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, भाई हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हमें ये भी तो निकालने हैं, तो हमने क्या कहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x2 y2 मान लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई ये काम तो हो गया, अब सर हम क्या करें, क्या करना है हमें, तो अभी तक तो हमने जो डायग्राम बनाया था इस डायग्राम में हमें जो समझाया गया था आपको वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि हमारा 3 पार्ट्स में डायग्राम करता है, ए के कोऑर्डिनेट्स इतने, बी के, और हमें जो निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए। अब हमारा काम है मिड पॉइंट थ्योरम को लगाएंगे। देखो भाई इक्वी डिस्टेंस है, जैसे हमने कहा था ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ से किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को मिल जाएंगे, बताओ भाई किसके कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलेंगे, इनको, ये मिड पॉइंट थ्योरम है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब आगे देखिए यहाँ दिख रहा है ना आप लोगों को अभी, हाँ दिख रहा होगा, since P is the midpoint of P is the midpoint of A and Q, A और Q का मिड पॉइंट है P, तो यहाँ क्या आ जाएगा वो देखिए भाई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, therefore मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस x2
अपॉन, यहाँ A1 A2 करके ले रहे हैं हम, ठीक है, इससे क्योंकि आपको याद रहे, क्योंकि x1 x2 तो हमने माना है 2, कॉमा B1 प्लस B2 अपॉन 2, ये हमारी, यानी कि हम मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। मिड पॉइंट है, यानी कि हमारा मिड पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू A1 A2 क्या है, P A के कोऑर्डिनेट्स और P, हाँ A के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा यहाँ क्या आ जाएगा 7 प्लस y2 अपॉन 2। इसको कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस x2 अपॉन 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे, ठीक है। नाउ फिर से क्या करेंगे, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करेंगे, कंपैरिजन बाय कोऑर्डिनेट्स का, y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस y2 अपॉन में 2। इसे हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देंगे। समझ में आ गई बात, ये हो गया। अब सेम इसी तरीके से हमें आगे करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे आगे दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स मैंने सब कुछ रेज कर दिया, क्वेश्चन भी, क्योंकि हमें बहुत जगह चाहिए, आंसर अभी इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है आंसर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देखते हैं। चलो ये तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, अब हमें आगे क्या करना है लिखेंगे। हाँ P हो गया था, हमारी जो लाइन थी दिस APQB, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ सिंस Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट, Q जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, ऑफ P एंड B, P और B का मिड पॉइंट है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, मिड पॉइंट थ्योरम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन 2 कॉमा B1 प्लस B2 अपॉन 2। मिड पॉइंट क्या है हमारा, Q है, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू, हाँ P के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये B के कोऑर्डिनेट्स, P का कोऑर्डिनेट्स कितना है x1 प्लस, और B का कोऑर्डिनेट्स कितना है 16 अपॉन 2 कॉमा यहाँ भी क्या आ जाएगा y1 प्लस, हाँ y1 प्लस B का कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 2 प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस यहाँ माइनस आया, इसे करली ब्रैकेट में लिख लीजिए अपॉन 2। तो यहाँ से एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस 16 अपॉन 2 कॉमा यहाँ क्या आ जाएगा y1 माइनस 2 अपॉन 2। कंपेरिजन करेंगे, नाउ क्या आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 अपॉन 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दूसरा क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y1 माइनस 2 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। माय डियर स्टूडेंट्स अब हमारा टास्क बढ़ गया है, हमारे सामने 4 इक्वेशन बन चुकी हैं, अब हमें इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तभी जाके हमारे पास x1 x2 y1 y2 की वैल्यू निकलेगी, और तभी जाके हमारे P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो अब हमारा नया टास्क स्टार्ट होता है सर कि हम इन 4 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। तो देखो भाई, अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा आपने, हम क्या करेंगे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x1 की वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, तो चलो यही काम करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x1 इज इक्वल टू कितना है 4 प्लस x2 अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड।
सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, x2 इज इक्वल टू x1 की जगह ये पूरा लिखेंगे 4 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 16 और होल अपॉन में क्या आएगा, होल अपॉन में 2 आ गया। इसे सिंप्लीफाई करो, x2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया तो कहते ऊपर कितना हो गया 4 प्लस x2 प्लस 2 6 या 16 2 सा 32 अपॉन में कितना आया 2 और ये भी मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x2 इज इक्वल टू 4 को इसमें ऐड कर लेंगे, x2 प्लस 36 कितना आ गया 36, 2 2 से नीचे कितना हो गया 4, इस 4 का इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना आएगा 4x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 36, x2 को इससे ट्रांसपोजिशन कराएंगे 4x2 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना बचा 3x2 इज इक्वल टू 36, यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 अपॉन 3, डिवाइड करो माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 12, तो फाइनली हमारे पास x2 की जो वैल्यू आ गई वो 12 आ गई, कितनी आ गई 12। अब हम x2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x2 इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे x1 इज इक्वल टू कितना आ जाए 4 प्लस x2 की जगह कितना रखेंगे 12 अपॉन में 2, x1 इज इक्वल टू 12 और 4 को ऐड करेंगे 16 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो कितना है 8, दिस एम्प्लाइज x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, कितनी आ गई x1 की वैल्यू आ गई 8। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आ गई, अभी हमें y1 y2 की वैल्यू भी निकालनी है तो हमें चाहिए अब स्पेस, इसीलिए हमें करना है इसको इरेज, तो अब आप लोग इतना यहाँ तक नोट करना है भाई आपको x1 तक नोट करिए, बाकी फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स अब हम y1 और y2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए तो y1 और y2 को कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 6, अगर हम y1 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास निकल सकती है, तो हम क्या लिखेंगे अब नेक्स्ट आगे स्टेप करना है, x1 की वैल्यू से निकली थी उसके आगे ही करना है आपको, क्या लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y1 इज इक्वल टू कितना दिया गया 7 प्लस y2 अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू y1 की जगह कितना लिखना है 7 प्लस y2 अपॉन 2 और फिर क्या लगा है माइनस का 2 और होल अपॉन में 2, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे बाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आया 2 आया और 7 प्लस बाई 2 तो एस्टिस रहेगा माइनस 2 और 2 सा 4 और होल अपॉन में ये था तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई में आ गया, y2 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 में से 7 को 3 प्लस y2 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई बाय में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y2 इज इक्वल टू 3 प्लस y2 को सेट ट्रांसपोजिशन करेंगे 4/2 माइनस y2 इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना बचेगा 3/2 इज इक्वल टू 3, ये तो कर लेते हो ना, क्लास 8 में पढ़ चुके होगे आप लोग, y2 इज इक्वल टू 3/3, 3 1 जा 3, फाइनली हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, वेरी गुड। अब y1 की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ लिख लो भाई substituting y2 is equals to 1 in equation number सेकेंड, चलो भाई सेकेंड में सब्सटीट्यूट करते हैं
तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, y2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2, y1 7 और 1 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारे पास x1 y1 सभी की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई 4 एंड y2 की वैल्यू आ गई 1। तो हम क्या कह देंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q आर P के x1 y1, x1 कितना है 8, y1 कितना है 4 एंड x2 कितना है 12, y2 कितना है 1। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, मजेदार क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ही बने। अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फर्स्ट चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेंगे। तो बेचक रहिएगा और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मन लगा के प्रैक्टिस करिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट्स हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट लिखा है पहले, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम जब पूरा करेंगे तो आपको सेकंड पार्ट लिखाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा गया है और हमें कैसे सॉल्व करना। कुछ नहीं, डरना नहीं है आपको, सिंपल सी बात, क्वेश्चन कुछ भी पूछें आपको डरना नहीं है। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ दिनों में मैंने खुद फील किया है कि हम प्रॉब्लम से जितना भाग रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे पीछे भी उतनी ही भागती आती हैं। चलो भाई ये तो भाग रहा है, इसी के पीछे चलते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस प्रॉब्लम से फेस करूंगा, मैं इस प्रॉब्लम से लड़ूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को हराऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे भले ही आप हारो या जीतो, डजेंट मैटर। अगर आपने सिर्फ इतना भी डिसाइड कर लिया ना कि मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना है, मैं इससे लड़ूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, दैट्स इट। आपने डिसाइड ही कर लिया कि मैं करूंगा, आप यकीन मानिए आप आधे से ज़्यादा काम आप कर चुके हैं। बस आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढना स्टार्ट करिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको भले ही लगे कि अरे ये तो इतना बड़ा है, इतने पार्ट से हमें समझ में नहीं आएगा, आप बिल्कुल मत सोचिए। आप ये सोचिए क्वेश्चन है, सर समझाएंगे, मुझे समझ में ज़रूर आएगा, दैट्स इट। आपको मैं समझाऊंगा, आप समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा समझ में, दूसरी बार में ज़्यादा आएगा। तो आप क्लास को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो, जो चीज़ जहाँ समझ में नहीं है वहाँ। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया गया है, गिवन द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए ए बी सी सो दैट दे लाई ऑन अ सर्किल के। आपसे 3 पॉइंट दिए गए ए बी सी, और आपसे पूछा गया कि बताइए क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स सर्किल के पास हैं, सर्किल पर हैं कि नहीं। हु सेंटर, जो सर्किल के है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। आगे लिखा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल के, जो सर्किल हमारा है उसकी रेडियस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। चलो भाई, आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया समझ में आया, नहीं आया ना, कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, घबरा क्यों रहे हो, हम तो हैं, घबराया मत करो। देखो भाई समझिएगा, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, ड्राइंग पर मत जाइए, सर्किल बनाना है, दैट्स इट। सही नहीं बनाना ये, चलिए भाई, इस सर्किल कैसा बनाए इस पे मैटर मत करिए, सर्किल बन गया है, दैट्स इट, खत्म बात। देखिए भाई ये सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है जिसका नाम ओ है, जिसके और हमारे कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। इस सर्किल का नाम के रखा गया है, क्या रखा गया के। अब इस सर्किल का, आप इस सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है इसके ऊपर पॉइंट्स है। हमने मान लिया यहाँ पर ए है, हमने मान लिया यहाँ पर बी पॉइंट है, हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट सी है। ठीक है, समझना भाई। ये बताओ माय डियर स्टूडेंट, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस।
कहलाती है कि नहीं, पता है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, सच सच बताना, ये पता था कि नहीं कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। सरकमफ्रेंस से लेकर यानी ओरिजिन सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस कहते हैं, ये हमारी क्या है, रेडियस। अगर हमें ये पता चल जाए सर ओ ए की डिस्टेंस कितनी है, ओ बी की डिस्टेंस कितनी है, ओ सी की डिस्टेंस कितनी है, तो हम ये कह देंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाइज करते हैं। अगर ये सर्किल के ऊपर लाई नहीं करेंगे तो इनकी तीनों की डिस्टेंस अलग अलग आएगी, ठीक है, अलग अलग आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये सर्किल के ऊपर लाई नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया था कि आपको रेडियस निकालनी, तो उसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास ये 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर ये तीनों के तीनों सर्किल पर हैं तो आपको इन तीनों की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी, अगर तीनों की डिस्टेंस सेम आई तो जो डिस्टेंस सेम आई इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों पॉइंट्स सर्किल के ऊपर लाई करते हैं, और साथ ही साथ में इनकी जो डिस्टेंस निकल आई वही उस सर्किल की क्या होगी, रेडियस होगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें हमारा काम करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने, कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेंगे साथ में ही। ये हमें पॉइंट्स हो गए। नाउ अब हमें पॉइंट्स निकल गए, एंड ओरिजिन के लिख लो, ओरिजिन 0,0। यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ, अब भाई सेंटर ये हो गया तो ओ ए की डिस्टेंस निकालेंगे पहले हम। ओ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला x2 माइनस x1। आप लोग समझिए ये फॉर्मूला कितना फेमस हो गया है ना, इसको एक्सरसाइज में कई बार लगा चुके हैं हम, और अभी भी हमें लगाते ही चलना है इस फॉर्मूले को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझ में आया कि सर अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। x2, ए के कोऑर्डिनेट जैसे x2 हैं तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस 8,0 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई तो कर लेंगे ना आप लोग कि नहीं कर पाएंगे, जहाँ समझ में नहीं आया बताइएगा। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर करेंगे, ओहो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ऐड किया तो √65 यूनिट्स। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ओ ए कितनी निकल के आई, √65 यूनिट्स। एक पार्ट की डिस्टेंस निकल के आ गई। नेक्स्ट अब हम आगे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ओ बी, इसी तरीके से निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ओ बी। ओ बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस डायग्राम को हटा दूं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के, अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया था। हाँ, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू x2 के कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स बताइए, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 7 7 जा 49, दोनों को ऐड करेंगे 65 यूनिट्स निकल के आए, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ओ बी कितनी आ गई हमारे पास, इसके भी 65, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस तो सेम आ गई। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट्स की भी निकालेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ओ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं भाई फॉर्मूला लिख दे रहे हैं भाई, वरना बच्चे कहेंगे सर आप ही शॉर्टकट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई सिंप्लीफाई करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, बाकी सब में माइनस लगाते हैं ना। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 जा 49 प्लस 4 4 जा 16, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आया, √65। तीनों की डिस्टेंस सेम आई, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है सर्किल के ऊपर ही हैं और रेडियस कितनी हो गई 65। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, हैंस नहीं, सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू √65 units. Therefore, all the points are equidistant from the origin. इक्विडिस्टेंस है ओरिजिन से, तो पहले आप लोग इसको लिख लो फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद में आपको और लिखवाना है क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ इरेज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है ओरिजिन से, तो हम क्या कह सकते हैं, इक्विडिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं वो कहाँ क्या करते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं कहाँ पर, सर्किल के ऊपर, और रेडियस क्या हो जाएगी सर्किल की, √65 हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन देयर, सो नाउ करके क्या लग रहा है, सो रेडियस ऑफ सर्किल हमसे पूछी गई थी, सो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, √65 हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 8 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गया रेडियस, और हम कह देंगे हैंस द पॉइंट्स A, B and C lie on a circle K। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर। समझ में आया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ डिफिकल्ट था इसमें, नहीं था, बस देखने में डरता है, डरावनी चीजें हैं, आप डरिए मत, आप उनसे लड़िए। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा आज की क्लास का लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या दिया है, लिखा है गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई। आपको दो पॉइंट्स दिए गए, एक डी है और एक ई है। आपसे पूछा चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल। जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं डी और ई, क्या वो सर्कल के अंदर है, क्या वो सर्कल के ऊपर है, क्या वो सर्कल के बाहर है, ये हमें निकालें। कैसे निकालेंगे, सबसे बढ़िया काम है कि भाई ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाए, क्योंकि हम पहले पार्ट में सर्कल की रेडियस निकाल चुके हैं, √65 थी। चलो तो निकालते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स क्या दिए गए, डी -5,6 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,9। सो हम यहाँ क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ओडी, डिस्टेंस ऑफ ओडी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इजी है, कर लेंगे कैलकुलेट। d2 -5, -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 6 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 × 25 प्लस 6 6 × 36, कितना निकल के आया, √61 यूनिट्स। चलो ये निकल के आ गया ओडी। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ ओई, डिस्टेंस ऑफ ओई, ओई की डिस्टेंस निकालें, क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसे, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0 माइनस प्लस 9 9 जा 9 का स्क्वायर लिख लो एक बार, 0 का 9 का स्क्वायर करेंगे 81, कितना है 81 यूनिट्स। देखो भाई हमारी जो सर्कल की रेडियस थी, रेडियस ऑफ सर्कल हम पहले पार्ट में निकाल चुके थे, रेडियस ऑफ सर्कल क्या थी, √65। जो भी वैल्यू 65 से कम होगी यानी कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, और जो भी वैल्यू 65 से ज़्यादा आएगी डिस्टेंस वो सर्कल के बाहर है। तो देखो भाई हमारी D1 की OD की डिस्टेंस आई 61, यानी कि पॉइंट D हमारा क्या है, पॉइंट D इनसाइड द सर्कल एंड पॉइंट E इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो हम क्या कह देंगे, हैंस द पॉइंट D is inside the circle, सर्कल के अंदर है, एंड E is outside द सर्कल, और E हमारा क्या सर्कल के आउटसाइड है। यही आपसे पूछा गया था, यही हमारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर है। तो ये थी हमारे आज की क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा बार बार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन से बनेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो क्लास 9th की NCERT मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं एंड जिन्हें मैथ्स से डर लगता है और जो मैथ्स को पढ़ने से डरते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, और कल आप लोग सभी लोग रिविजन करके आइएगा और बताइएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए तो बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।